हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय कृष्णा। सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उसकी फैक्टर्स के बारे में स्टडी चल रही थी। तो आज हम उसी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने दो फैक्टर देख लिए थे। पहला फैक्टर था आपका सांद्रता, कंसंट्रेशन, और सेकंड नंबर था आपका प्रेशर। ये दो फैक्टर की हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं हम आज, टेम्परेचर। कि टेम्परेचर होता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार प्रभावित करता है और किस प्रकार प्रभावित नहीं करता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे साइन हटाते हैं तो इसको क्या लगाते हैं, कांस्टेंट स्मॉल आर इक्वल टू के टी। तो जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या करता है, रेट को इंक्रीज करता है। कि अगर मान लीजिए अगर रेट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। इसका क्या कारण है कि अगर जो भी कोई भी हमारे पास में ये कोई रिएक्शंस है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अगर हमने क्या किया है, टेम्परेचर अगर किसका पहले अगर रिएक्टेंट के 10 मोलिक्यूल थे, प्रोडक्ट के कितने 0 मोलिक्यूल। फिर अगर प्रोडक्ट में कितने 5 टी इक्वल टू टी टाइम भी 5 किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट के कितने बचे 5। अब अगर क्या करें, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे एक्टिव होंगे तो उसके पास क्या हो जाती है, प्राप्त एनर्जी प्राप्त हो जाती है। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले अगर कितने हो रहे थे, 5 हो रहे, अब अगर 5 में से 3 और हो गए तो टोटल कितने हो गए, 8 मोलिक्यूल किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। 2 कितने रह गए, रिएक्टेंट गए। तो पहले के बजाय अब क्या हो रही है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर होता है वो भी क्या कर रहा है, डायरेक्ट किसके समानुपाती है या प्रोपोर्शनल है, रेट के। तो रेट और जो टेम्परेचर एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रेट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेट भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार क्या करते हैं, ये टेम्परेचर भी अपना रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट डालता है। 4 नंबर आपका कैटालिस्ट। 4 नंबर फैक्टर कौन सा आपका, कैटालिस्ट। की कैटालिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कैटालिस्ट होता क्या है या क्या उनके यूजेज होते हैं, कि कैटालिस्ट क्या है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, एक तो एंजाइम्स होते हैं, एक क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। तो एंजाइम होते हैं वो तो क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसके अंदर क्या करते हैं, रेट को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। यानी रेट को क्या कर सकते हैं, वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कौन, कैटालिस्ट। और इसी प्रकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। लिविंग फॉर्म में क्या होते हैं, एंजाइम्स। कि कैटालिस्ट की तरह कार्य कौन करते हैं, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स तो क्या होते हैं, जैसे जैसे अभिक्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, अगर ये कोई रिएक्टेंट अगर एक में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, अगर यहाँ पर एंजाइम्स काम में ले रहे हैं तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो एंजाइम्स की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। लेकिन जो कैटालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन लिविंग में क्या करते हैं, एंजाइम की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो एंजाइम और कैटालिस्ट दोनों के वैसे काम दोनों का सेम है, लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्य करते हैं, और कैटालिस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्य करते हैं। यानी ये जैविक क्रियाओं में करते हैं जो जीवित चीजें होती हैं, और ये क्या करते हैं, जो अजैविक या उसमें क्या करते हैं, रेट को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। तो एक एंजाइम होता है वो हर रिएक्शन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी विशिष्ट होता है। उसी प्रकार जो कैटालिस्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, हर रिएक्शन के लिए विशिष्ट होते हैं। एक एंजाइम होता है वो एक रिएक्शन की जो रेट होती है उसको 10 लाख यानी 10 लाख गुना तक क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। उसी प्रकार कैटालिस्ट भी क्या करता है, रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, आगे जाकर 2 टाइप्स के होते हैं। एक पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं, सेकंड होता है
नेगेटिव कैटालिस्ट। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक नेगेटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो रहा है? नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है, धनात्मक, यानी रेट को क्या करते हैं कि वे कैटालिस्ट या वे उत्प्रेरक जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट यानी धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। सेकंड कौन से आपके, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, धीमी या मंद कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। ये आपका कैटालिस्ट के बारे में कि कैटालिस्ट किस प्रकार क्या करता है, रेट को इफेक्ट डालता है और रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन जनरली हमें ये तो पता चल गया कि जो कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट को बढ़ा भी रहा है और घटा भी रहा है। लेकिन ये जनरली रेट जो रिएक्शंस होती है उसमें किसको प्रभावित करता है, किसको इफेक्ट डालता है, ताकि रेट इंक्रीज भी हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए। तो आपने एक एक्टिवेशन एनर्जी नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उन्हीं को क्या करते हैं, कैटालिस्ट चेंज करते हैं। जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं, ये कोई मान लीजिए हमारे पास में एक प्लॉट है, अगर यहाँ से क्या कोई रिएक्टेंट स्टार्ट होकर ये रिएक्टेंट है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो ये क्या करते हैं, ये तो मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल के पास में क्या है, एनर्जी है जो सभी के पास में अवेलेबल रहती है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। और जो टोटल एनर्जी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहलीज ऊर्जा। तो जो ये इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये अगर मॉलिक्यूल्स को मिल जाए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में। तो जो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, ये जो एनर्जी है कैटालिस्ट, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं यानी कम कर देते हैं, यानी ये पद क्या हो जाता है, यहाँ से गुजर जाता है, तो इजीली क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और नेगेटिव कैटालिस्ट वाले क्या करते हैं, इस एनर्जी या इस बैरियर को क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं। और जैसे अगर बढ़ा देंगे, मान लीजिए कोई वॉल है, उसी हमारे को क्या करना है, जंप करना ऊपर से, तो एक तो क्या है, इसको क्या कर दिया, वॉल को छोटी कर दी, तो इजीली क्या कर रहे हैं, जंप कर सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, दीवार को अगर वॉल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दिया जाए, ऊंची कर दी जाए, तो आसानी से कूद पाएंगे दोस्तों, नहीं कूद पाएंगे, नहीं कूद पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, तो पॉजिटिव वाले तो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे, और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, ये रेट को इफेक्ट कर डालते हैं। नेक्स्ट अब हमारा फैक्टर है लाइट। कौन सा है दोस्तों, लाइट, जिसको सनलाइट भी बोल सकते हो या लाइट भी बोल सकते हो, लाइट या सनलाइट। तो कुछ रिएक्शंस क्या होती है दोस्तों, वो सनलाइट या सूर्य की प्रेजेंस में क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हमेशा भोजन का निर्माण करते हैं। अगर सनलाइट या प्रेजेंट नहीं है तो वो पौधों प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार इसकी एक रिएक्शंस होती है। अगर मान लीजिए CO2 की रिएक्शन 6CO2 अगर वाटर के साथ में करा दें, किसकी प्रेजेंस में दोस्तों, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल, क्योंकि जो सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, क्लोरोफिल के अंदर ही होता है। तो ये क्या करेंगे, एक तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन C6H12O6, और लास्ट में क्या हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन, और साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती रहती है। ये तो क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किसमें, प्लांट्स में। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, एक तो CO2 काम में आता है और एक क्या काम में आता है, वाटर। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। कहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होती है, क्लोरोफिल में। तो साथ में क्या बनता है, एक तो ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन और साथ में एनर्जी। ये क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये क्या होती है, अगर इसके बहुत सारे अगर पार्टिकल्स एक साथ हो जाए उनको स्टार्च बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लांट्स का क्या होता है, फूड होता है। तो कुछ और अगर इसी प्रकार की अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में कराई जाए, किसकी प्रेजेंस में, एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं। एक अगर यही रिएक्शन
अगर डार्क में कराई यानी अंधेरे में कराई जाए, यानी सनलाइट की अब्सेंस में। तो इसमें तो जो HCl का फॉर्मेशन होता है वो तो क्या होता है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में है तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्लास्ट के साथ में यानी बहुत तेजी के साथ में क्या होता है, HCl का फॉर्मेशन होता है। और अगर सनलाइट की अगर ये डायरेक्ट में करा रहे हैं तो HCl का फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ही मंद गति से। क्या होता है दोस्तों, बहुत ही मंद गति से। इस प्रकार जो सनलाइट होती है वो भी रेट को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। अगर सनलाइट किया गया यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्रेजेंस है, तो HCl का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है। और अगर डार्क में करा रहे हैं तो क्या होगा, बहुत ही कम बनेगा। इसी प्रकार अगर HCl CO2 और वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस है तो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज फॉर्मेशन नहीं होगा। ये क्या आपका 5 नंबर फैक्टर आपका सनलाइट। 6 नंबर फैक्टर देखते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्या देखते हैं दोस्तों, साइज ऑफ पार्टिकल। कि जो रिएक्टेंट है और एक क्या है, किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर जो साइज होती है, किसकी बात करें दोस्तों, साइज की। कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड में होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, कुछ गैस में होते हैं। कुछ की पार्टिकल्स जो साइज होते हैं वो क्या होती है, लार्ज होती है, कुछ के और छोटे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो हम अगर केमिस्ट्री के अगर लैब में जाते हैं तो हमारे को क्या होते हैं, जितने भी जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में हमारे को मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है, अगर पाउडर किसी को अगर सॉलिड को क्या कर रहे हैं हम पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होता है, क्या होता है दोस्तों, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे अगर क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, आपस में कोलिजन टक्कर करने के लिए क्या हो गया, आसानी से सरफेस मिल जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सरफेस एरिया का इंक्रीज है या ज़्यादा है तो रेट भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार अगर हम लकड़ी के बड़े गुटके को क्या करते हैं, जलाते हैं, एक उसी को क्या करते हैं, छोटे छोटे करके अगर जला रहे हैं तो आसानी से कौन सा जलेगा, जिसको जो टुकड़े छोटे छोटे हैं वो क्या होंगे, आसानी से जलेंगे। क्यों जलेंगे, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हो गया। इसके बजाय जो एक पहले क्या था, एक अकेला लकड़ी थी उसकी बजाय, ये क्या आपका सरफेस एरिया। यानी पार्टिकल्स की साइज क्या हो, जितनी छोटी हो उतनी क्या हो करेगा, आसानी से रिएक्शन करेगा और उसमें इसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अधिक होती रहती है। ये आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड यानी जो बंद होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में जो सामर्थ्य होते हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोई वीक बॉन्ड होता है। अगर कोई बॉन्ड क्या हो रहा है, ये मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है और कुछ क्या है, किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो कुछ रिएक्टेंट के क्या जो बॉन्ड जो बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं वो अगर क्या है, वीक है, क्या है दोस्तों, वीक यानी कमज़ोर हो, तो उसकी रेट क्या होती है, वो आसानी से कोई भी रिएक्शंस होते हैं उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के जो बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और वापस क्या होते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी फिर इसका निर्माण होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर वीक बॉन्ड है तो इजीली क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे अगर इजीली ब्रेक होगा तो रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए क्या होंगी, कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर बॉन्ड क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए क्या होगी, इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हों वो अगर वीक है तो क्या होता है, आपकी जो रेट है वो तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर बीच में प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। ये तो क्या आपके दोस्तों जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो कौन कौन से फैक्टर थे वो इफेक्ट डाल रहे हैं और किस प्रकार वो रेट को प्रभावित करते हैं। कोई रेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कोई इंक्रीज कर रहा है।
तो ये है दोस्तों अपने रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।